आप सभी कुशल एवं स्वस्थ होंगे। आज मैं कनक लक्ष्मी आपके समक्ष कक्षा 7वीं बसंत भाग 2 से अंतिम पाठ विप्लव गायन, यह एक कविता है, इसे लेकर उपस्थित हूँ। इस कविता को लिखने वाले हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार थे, कवि थे, गद्यकार थे। ऐसे थे बालकृष्ण शर्मा जी। इनका जन्म 8 दिसंबर को ग्वालियर में हुआ था। यह एक सामान्य परिवार में जन्मे थे। वैष्णव थे ये, इसलिए मंदिरों में ही इनके बचपन गुजरे। मंदिरों में भागते दौड़ते दमा चौकड़ी करते हुए ही इनके बचपन के दिन निकले। उसके बाद लोकमान्य तिलक जी के साथ जब स्वतंत्रता संग्राम में ये कूद पड़े, जब ये कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तब पूरा भारत स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन पर जल रहा था। इनको जब लोकमान्य तिलक जी ने अपने साथ मिला लिया, इस संग्राम में अखिल भारतीय कांग्रेस में मिला दिया, तब से लेकर के यह जो है भारतीय संग्राम के लिए कूद पड़े। उसके बाद इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में सम्मिलित हो गए। उसके बाद से ही इनके मन में एक ही बात थी कि सारे भारतवासियों को या पूरे भारतीयों को या पूरे भारतीयों के दिलों में क्रांति की वो ज्वाला जला दूं, जिससे हमारे भारत को आज़ाद होने में सफलता मिले। उनके जो कलम थे वो रुक नहीं रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई कविताएं उन्होंने लिखी। उनका मानना था कि वो बाकी सभी कवियों से भी यही आग्रह करते रहे कि आप भी ऐसी लेखन लिखिए जिसको पढ़ करके भारतीयों के अंदर वो जोश आ जाए, स्वतंत्रता पाने की वो जो जोश है, वो जो लहर है, वो उठ जाए, और उसी के साथ ही सारे भारतीय एक साथ होकर के, इकट्ठे होकर के हम अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकाल फेंकें और हम स्वतंत्रता को प्राप्त करें। यही इनकी दिले ख्वाहिश थी। और यह इसी वजह से जो है वो ऐसे ऐसे गद्य लिखते थे, ऐसे ऐसे लेख लिखते थे। पत्रकार थे तो पत्रों में भी ऐसे लिखते थे जिस लेख को पढ़ करके सभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जग जाए। सही बात है बच्चों, हमारे अंदर भी हमेशा देशभक्ति की भावना होना बहुत आवश्यक है। जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के प्रति हमारी भक्ति, हमारा प्रेम होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे भी यही कहूँगी कि इस कविता को आप पढ़िए और पढ़ करके जानिए कि उस समय कैसे माहौल थे और उस माहौल में लिखा गया यह कविता कितना प्रेरक साबित हुआ हम भारतीयों के लिए। तो आज हम इस विप्लव गायन को पढ़ते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कवि लिखते हैं कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ। ऐसी तान सुनाओ का क्या अर्थ है कि ऐसी लयबंद पंक्तियां लिखिए जिसको अगर गाया जाए तो उसकी एक लय बन जाए, और उस लय को पढ़ करके इस तरफ से भी उथल पुथल मचे और उस तरफ से भी उथल पुथल मचे, चारों ओर से उथल पुथल मचे। उथल पुथल मचने का क्या अर्थ है कि सारी ओर से जो है क्रांति के स्वर एक साथ गूंज उठे। इस कविता में इतनी जान होनी चाहिए कि इतना जीवंत होना चाहिए वह कविता कि उस कविता को पढ़कर सभी के मन में उथल पुथल मच जाए। परिवर्तन लाने की जो भावना है वो सबके अंदर जग जाए, क्रांति की भावना जो है वो जग जाए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबे उंगलियां मेरी, दोनों मेरी ऐठी है। टूटी है मिजराबे उंगलियां दोनों मेरी ऐठी है। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं, सरस्वती के सभी उपासकों से आग्रह कर रहे हैं कि
जिस वीणा से हम मधुर गीत सुनाते हैं, मधुर और प्रेम का संगीत सुनाते हैं, उसी वीणा पर अब जो है स्वतंत्रता की जो चिंगारियां है वह जो है वो आन बैठी है। और ऐसी तान सुनाओ आप, ऐसी जो तान है, जो रुद्र तान है, उसे सुनाइए जिससे कि चारों ओर क्रांति की भावना उत्पन्न हो जाए और जो दमनकारी है, जो अत्याचारी हैं, उनको भी यह समझ में आ जाए कि अब जो ये वीणा है, ये वीणा प्रेम और स्नेह के लिए बजाया या श्रृंगार के लिए बजाया जाने वाला या यंत्र नहीं है। इस यंत्र में अब आन बैठी है चिंगारियाँ क्रांति की। इससे जो तान निकलेगी, वो तान जो होगी वह चारों तरफ उथल पुथल परिवर्तन ला देगी, जिससे कि भारत में स्वतंत्रता की गूंजने लगेगी, या फिर स्वतंत्रता के लिए जो लोग हैं वह क्रांति कर बैठेंगे, उसमें परिवर्तन ला बैठेंगे और चारों ओर से सभी लोग इकट्ठे होकर के दमनकारियों के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। ऐसी तान सुनाओ, ऐसा कहते हैं कवि। अगली पंक्ति है बच्चों, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्र होता है, आग लगेगी क्षण में हतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्र होता है, आग लगेगी क्षण में हतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि कंठ रुका है महानाश का, कहते हैं महानाश को देखते हुए जो है मेरा कंठ जो है वह थरथरा रहा है। मारक गीत रुद्र होता है, अब जो है मैं जो है प्रेम का गीत और श्रृंगार के गीत को छोड़ जो है अब मैं क्रांति का गीत जो है वो मैं गा रहा हूँ। मेरी जो तान है वो जो है क्या की है, क्रांति की है। अब क्षुब्ध युद्ध होता है, अब जो है मेरा जो अंतर मन है, अंदर से जो है मैं दुखी होता हूँ। अब जो है युद्ध होगी तो वो कैसी होगी, वो क्रांति की युद्ध होगी। कवि जो है वो कहते हैं कि अब मैं प्रेम का गीत नहीं सुनाऊंगा, श्रृंगार का गीत मैं नहीं सुनाऊंगा। अब मैं जब भी ये वीणा छेड़ूंगा या मैं अब जब भी कोई लेखनी लिखूंगा तो उस लेखनी में सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें लिखूंगा जिससे सभी लोगों के मन में आग लग जाए और वह क्रांति के लिए सभी एकजुट हो जाए। ऐसी ही एक गीत मैं सुनाऊंगा। इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्र गीत के क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतर तर से। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि अब मेरे अंदर से जो विद्रोह की जो ज्वाला वाली जो गीत निकलेंगे वह जो है मेरे मन के अंदर की गहराइयों से, अंतरतर का मतलब है मेरे मन के अंदर की गहराइयों से जो है विद्रोह की और क्रांति की जो ज्वाला है वही जो है मेरे गीत हैं। अभी मैं बिल्कुल श्रृंगार के गीत सुनाने में या फिर प्रेम के गीत सुनाने में इच्छा नहीं रखता हूँ। अब मैं जो भी गीत सुनाऊंगा वह सिर्फ और सिर्फ विद्रोह का, क्रांति का होगा और यह जो गीत है वह सबके मनों में आग लगा देगी और सभी को एकजुट कर देगी स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकत्रित होने के लिए। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फनी की चिंतामणि। तो क्या कहते हैं, कण कण में व्याप्त, मैं ऐसी एक तान सुनाना चाहता हूँ, ऐसी एक गीत लिखना चाहता हूँ, ऐसी एक गीत गाना चाहता हूँ जिससे कण कण में व्याप्त जो है या फिर रोम रोम में, हर व्यक्ति के रोम रोम में गाता है वह ध्वनि। यह जो विद्रोह की जो ध्वनि है वो सबके रोम रोम पर जो है वह ध्वनि होनी चाहिए, ताकि उस ध्वनि को सुन सुनकर जो है उनके अंदर में जो है विद्रोह की ज्वाला जो है वह जलता रहे। जब हमारे अंदर विद्रोह की ज्वाला जलेगी तभी जाकर के हम युद्ध के लिए तैयार होंगे, अन्यथा हम जो है पीछे रहेंगे। इसलिए जो है वो कहते हैं कि मैं ऐसा गीत सुनाना चाहता हूँ जिस गीत को सुन करके लोगों के अंदर क्रांति की ज्वाला जलती रहे और जलती रहे। वही तान गाती रहती है कालकूट फनी की चिंतामणि। तो क्या कहते हैं कि व्यक्तियों की तो रोम रोम में जो है यह गीत समाया है,
उसके साथ ही संसार में व्याप्त जो भयंकर विषैला नाग जो है उसके जो फन है वह भी जो है इस गीत को देख करके वह भी जो है फन को फैला करके वह भी जो है समा जाता है इसी गीत में, कि वह भी इस गीत की ध्वनि को सुन करके जो है वह भी नाचने लगता है अपने नाक के जो फन है उसको फैलाकर। तो ऐसी गीत सुनाओ या ऐसी गीत लिखो जिसको सुन करके या सभी व्यक्तियों के अंदर, सारे जगत के प्राणियों के अंदर में जो है एक क्रांति की लहर दौड़ जाए, यह कहना चाहते हैं कवि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भू विलास में महानाश है पोषक सूत्र परख आया हूँ। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि आज मैं देख आया हूँ कि जीवन में क्या है, क्या जीवन के राज है उसको मैं समझ गया हूँ। क्या है राज? भू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। इसका अर्थ यह है कि किसी निर्माण के लिए महानाश जो है वह जरूरी है, या किसी भी परिवर्तन के लिए जो है नाश जो है वह जरूरी है। कोई चीज़ नष्ट होती है या कोई चीज़ महानाश होता है उसी के बाद ही नव निर्माण होता है। यही सूत्र जो है कवि परख आए हैं। कवि को जो है यह सूत्र अब समझ में आ गई है, इसीलिए वो कहते हैं कि सारे जगत के प्राणी सभी एकत्रित होकर के इस गीत को सुनिए और अपने अंदर वो क्रांति की ज्वाला को जगाइए और अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए सभी लोग एकजुट हो जाइए। और कवि जो है बाकी कवियों से भी यह आग्रह करते हैं कि आप भी ऐसी कविता लिखिए, ये ऐसे जोशीले कविता लिखिए जिसको पढ़ करके या जिसको गीत द्वारा अगर गाया जाए तो उस गीत के अंदर ऐसे लय हो जिस लय के साथ ही सभी लोगों के अंदर की जो ज्वाला है, जो चिंगारी है स्वतंत्रता की, वो जाग उठे और भारत स्वतंत्र हो जाए। बच्चों, हमने बहुत ही अच्छी कविता पढ़ी विप्लव गायन, जिसके द्वारा हमने ये जाना कि कैसे क्रांति के वो दिन या स्वतंत्रता के उन दिनों में कैसे कवियों ने क्रांति जगाई लोगों के मन में। इस कविता में आए जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को समझेंगे। पहला नंबर है उथल पुथल। उथल पुथल का क्या अर्थ है? परिवर्तन। विप्लव भी क्या है? विप्लव का अर्थ भी यही है कि परिवर्तन लाना। दूसरा है हिलोरे। हिलोरे का अर्थ है लहर। ऐसे जो हिलोरे मन के अंदर में जगा दें या लहर, क्रांति की जो लहर है वह जो है जगा दे लोगों के मन में। तीसरा नंबर है तान। तान का अर्थ है लय या स्वर। जो तान, हम वीणा की जो तान है उसको कहेंगे स्वर या लय। जो लय में वो पहले गाते थे, प्रेम या श्रृंगार का जो लय होता था वह ना होकर के इस बार विप्लव गायन के दौरान जो है एक ऐसी परिवर्तन, ऐसी क्रांति लाना चाहते हैं। चौथा नंबर है मिजराबे। मिजराबे का अर्थ है वीणा की तारों को छेड़ने के लिए उंगली में पहनने वाला छल्ला। मैंने बताया था ना, उंगलियों पर छल्ले पहनते हैं जिससे वो उस वीणा को वो बजा पाए। पांचवा नंबर है महानाश। महानाश का अर्थ है पूरी बर्बादी। महानाश का अर्थ, नाश का अर्थ है किसी चीज का नष्ट होना और महानाश का अर्थ है कि सब कुछ नष्ट हो जाना। छठा नंबर है दग्ध। दग्ध का अर्थ है जला हुआ, धधकती हुई, या फिर जो चिंगारियां हैं वो जो है वो धधक रही है सभी भारतीयों के मन में। सातवां नंबर है बच्चों व्याप्त। व्याप्त का अर्थ है समाया। कण कण में व्याप्त, कण कण में जो है वो समाया हुआ है। आठवां नंबर है कालकूट। कालकूट का अर्थ है जहर, जो कि जहरीले सांप के अंदर है। सांप जो है वो बहुत ही जहरीला है, तो कालकूट का अर्थ है जहर। जो जहर अंग्रेजों ने फैलाई थी, इसको जो है वो भारत की जो स्वाधीनता संग्राम है उसके साथ इस विप्लव गायन को जोड़ रहे हैं कवि। 9वां नंबर है फनी। फनी का अर्थ है सांप। 10वां नंबर है पोषक। पोषक का अर्थ है पालने
वाला। 11वां नंबर परख, परख का अर्थ है जांच। 12वां नंबर ध्वनि, ध्वनि का अर्थ है आवाज, ध्वनि या स्वर, स्वर का अर्थ है आवाज। बच्चों, हमने शब्द अर्थ देखा। अब जो है हम आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फनी की चिंतामणि। इसमें प्रश्न नंबर क है, वही स्वर, वही वह ध्वनि एवं वही तान आदि काव्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान क्रांति के भाव के लिए प्रयुक्त हुआ है। कौन से भाव के लिए? क्रांति के भाव के लिए, क्योंकि क्रांति लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यह सुर, वही तान, वह ध्वनि, ऐसे जो है अलग अलग शब्द है उसे इस काव्यांश में रखा, ताकि वह जो है क्रांति के भाव को जो है वह बता सके। दूसरा प्रश्न है ख नंबर, वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की रुद्र तान है, निकली मेरी अंतरतर से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है? जी हाँ, संबंध बनता है। उत्तर है हाँ, इनका तान हृदय की गहराइयों से निकली है, क्रांति की गीत बनकर। तो क्या है? अंतर मन से, मेरी अंतरतम से निकली है। क्या निकली है? उनके अंदर की गहराइयों से, मन की जो अंदर की गहराइयों से निकली है यह तान, वह है क्रांति का गीत। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में आए दूसरे प्रश्न है। दूसरे प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐठी है। यह जो पंक्ति है आपने अभी पढ़ा है, इन पंक्तियों की कुछ लाइनें दी गई है या कुछ पंक्तियां दी गई है जिसका आपको भाव स्पष्ट करना है। मैं बता रही हूँ, उसका उत्तर है, कवि सरस्वती के उपासकों का आह्वान करते हुए उनसे एक ऐसे गीत सुनाने का आग्रह करता है जिससे सब जगत में उथल पुथल मच जाए, अर्थात क्रांति आ जाए। कवि देश के सभी भागों से उठने वाले विचारों एवं भावों की लहर की कामना करते हैं। अब प्रेम और श्रृंगार के मधुर गीत नहीं निकलेंगे, अब केवल क्रांति के स्वर गूंजेंगे। इन पंक्तियों का अर्थ यही है कि वह अब जो है प्रेम और श्रृंगार के जो गीत निकलते थे, अब वो गीत नहीं निकलेंगे। अब जब भी यह गीत निकलेंगे वह सिर्फ क्रांति के गीत होंगे। क्रांति के गीत को बजाने के लिए इस वीणा को मैं बजा करके ऐसे गीत मैं इनसे सुनाना चाहता हूँ जिससे इसकी गूंज पूरे देश में हो और देश में क्रांति की लहर जो है वो हिलोरे लेने लगे, या फिर क्रांति का जो लहर है वह पूरे भारत देश में आ जाए। बच्चों, हमने देखा कि आप इस कविता को पढ़ने के बाद कविता का सार हमने समझा, कविता की जो पंक्तियां हैं उनको भी पढ़ा हमने। अब जो है हम कविता की 8 लाइनें जो है उसको हम उसके भीतर से छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर के हम समझेंगे कि क्या लिखा गया है इस कविता में। तो पंक्तियां हैं, कवि कुछ ऐसी से लेकर के दोनों मेरी ऐठी हैं। ये जो 8 पंक्तियां हैं इसके अंदर से जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, कवि और कविता का नाम लिखो। इस कविता को पढ़ करके, कविता की जो 8 पंक्तियां हैं उसे पढ़ करके हमें बताना है कि इस कविता के कवि कौन है और इस कविता का नाम क्या है। तो उत्तर है, कवि का नाम बालकृष्ण शर्मा नवीन और कविता का नाम है विप्लव गायन। ये जो है इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, कवि से कैसी तान सुनाने के लिए कहा जा रहा है। इन पंक्तियों में कवि जो है वो सारे बाकी जितने भी कवि हैं
इस भारत में उन कवियों से वो क्या कहना चाहते हैं। उत्तर है, कवि से ऐसी तान सुनाने के लिए कहा जा रहा है जिससे चारों ओर उथल पुथल मच जाए, यानी चारों ओर क्रांति की लहर आ जाए। तो क्या कहते हैं कि ऐसी कविता लिखिए, सभी कवि जो है ऐसी कविता लिखिए, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम का समय है, तो आप ऐसी कविता लिखिए जिस कविता से चारों ओर उथल पुथल मच जाए। कैसी उथल पुथल? क्रांति के लिए उथल पुथल मच जाए। ग नंबर है, कवि की वीणा में कैसे स्वर निकल रहे हैं। कवि की जो वीणा है उससे कैसे स्वर निकल रहे हैं। उत्तर है, कवि की वीणा में क्रांति की चिंगारियां और क्रांति के स्वर निकल रहे हैं। जो अब वीणा जो बजा रहे हैं, वीणा में जो गीत है उसके स्वर कैसे हैं? उसके स्वर भी बदल रहे हैं, उससे चिंगारियां निकल रही है। और वो चिंगारियां किस चीज की है? वो चिंगारियां हैं क्रांति की चिंगारियां जो है वो उस वीणा से निकल रही है। क्योंकि बच्चों, वीणा से जो है वह प्रेम का गीत गाते थे और श्रृंगार का गीत गाते थे, लेकिन अब वो श्रृंगार और प्रेम के गीत को छोड़ कैसे गीत वो गाने लगे हैं? वह क्रांति का गीत वो गाने लगे हैं। बच्चों, इस कविता की दूसरी पंक्ति का भी हम प्रश्न द्वारा हल करेंगे। कंठ रुका है से लेकर अंतर तर से, यह जो पंक्तियां हैं इसमें आए हुए प्रश्नों को हम देखेंगे। क नंबर प्रश्न है, कवि की स्थिति कैसी हो गई है। इस कविता को पढ़ने के बाद हमें कैसे पता चला कि कवि की क्या मन स्थिति चल रही है। कवि का कंठ रुक गया है, कवि चाह कर भी प्रेम और श्रृंगार के गीत नहीं गा पा रहा है। उसके हृदय में क्रोध और आक्रोश, घृणा के भाव जग रहे हैं। क्या है? ये सारे भाव जो है वो जग गए हैं। कैसे कैसे भाव? आक्रोश के, घृणा के और क्रोध के भाव जो है वो उसके मन में जग गए हैं। दूसरा नंबर है, अब वह कैसे गीत लिखना चाहता है। अब कवि जो है कैसे गीत लिखना पसंद करता है। अब वह क्रांति के गीत लिखना चाहता है। कवि अब जो है इस स्वतंत्रता संग्राम में सिर्फ और सिर्फ क्रांति का जो कविता है उसे वो लिखना चाहता है, या क्रांति का जो गीत है उसे वो गाना चाहता है। ग नंबर, क्रांति के गीत लिखने पर या गाने पर क्या होगा। उत्तर है, क्रांति के गीत लिखने पर और गाने पर विद्रोह की ज्वाला भड़केगी और इसका प्रभाव व्यापक होगा। तो क्या है, जब विद्रोह की भावना जो है, विद्रोह की ज्वाला जो है वो जब भड़केगी तो क्या होगा, उसके साथ ही वो जो व्यापक जो है उसका प्रभाव पड़ेगा, मतलब पूरे भारत देश पर उसका प्रभाव पड़ेगा। एक भी जो व्यक्ति है वो उस क्रांति की ज्वाला से बच नहीं पाएगा और सभी जो है विद्रोह करेंगे, तभी जाकर के स्वाधीनता मिलेगी हमें। इस कविता की तीसरी पंक्ति है, कण कण में से लेकर कर सूत्र परक आया हूँ, पोषक सूत्र परक आया हूँ। यहाँ तक की जो पंक्तियां हैं इसके ऊपर प्रश्न है, कण कण में कौन सा स्वर व्याप्त है। ये जो कण कण है उसमें कौन सा स्वर है? कण कण में क्रांति का स्वर व्याप्त है। कण कण में या रोम रोम में जो है क्रांति को जगाना है। ख नंबर, कवि को जीवन के क्या राज समझ में आ गया है। उत्तर है, कवि को जीवन में यह समझ में आ गया है कि किसी भी परिवर्तन के लिए क्रांति आवश्यक है। जब क्रांति होगी, सभी लोग एकजुट होंगे, तभी जो है परिवर्तन हो सकता है या परिवर्तन आ सकता है। ग नंबर है, कवि को महाविनाश का पोषक सूत्र कहाँ दिखाई दिया। उत्तर, कवि को महाविनाश का पोषक सूत्र बहुओं के इशारे में दिखाई दिया। यानी जब लोग अपनी बहुओं को टेढ़ी करके देखेंगे तब महाविनाश होगा। जब तक हम किसी बात पर हाँ हाँ
या हाँ में हाँ मिलाते हुए चलेंगे तब तक महाविनाश संभव नहीं है। जब हम किसी भी जो बात है उस बात का विरोध करते हैं तो हमारी जो भौहें हैं वो चढ़ जाती हैं या भौहें जो है वो ऊपर को चली जाती है। तो भौहों के टेढ़े होने पर ही यह संकेत मिलता है कि अब जो है इसका परिवर्तन जरूर आएगा या महाविनाश जरूर आएगा। या महाविनाश का अर्थ यह है कि परिवर्तन आएगा, तभी क्रांति आएगी, तभी जो है अच्छी बातें जो है वो सामने आएगी। बच्चों, हमने पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उसे हल किया। अब हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, उथल पुथल मचने से कवि का क्या आशय है? यह जो शब्द है इसका क्या मतलब है? क नंबर, क्रांति का आगमन हो जाए। ख नंबर, पानी बह जाए। ग नंबर, विद्रोह हो जाए। घ नंबर, समाज में परिवर्तन आए। तो इसका सही उत्तर है, सही विकल्प है क्रांति का आगमन हो जाए। दूसरा प्रश्न है, आग कहाँ लगेगी? इसका क नंबर विकल्प है लोगों में। ख नंबर है हृदय में। ग नंबर शासन में। घ नंबर कहीं नहीं। तो इसका सही विकल्प है हृदय में। सभी लोगों के मन में जो है वो आग लग जाए, वह ऐसी चिंगारी जलाना चाहते हैं। तीसरा नंबर है, कालकूट शब्द का अर्थ है। क नंबर अमृत। ख नंबर दूध। ग नंबर पानी और घ नंबर जहर। तो कालकूट का अर्थ है जहर। चौथा नंबर है, इस पंक्ति का मूल स्वर कैसा है? ये जो पंक्ति दिया गया है विप्लव गायन, इसका मूल स्वर क्या है? क नंबर विद्रोह का। ख नंबर क्रांति का। ग नंबर परिवर्तन का। घ नंबर इन सभी का। तो इसका सही विकल्प है बच्चों इन सभी का। वह जो है ऐसी स्वर गाना चाहते थे, ऐसा गीत गाना चाहते थे जिसमें विद्रोह का स्वर हो, क्रांति का स्वर हो और पूरे समाज का परिवर्तन का जो स्वर हो। यही जो है बालकृष्ण शर्मा जी इस विप्लव गायन में बताना चाहे हैं। हमने इस तरह से इस विप्लव गायन को पढ़ा, जाना। यह बहुत ही अच्छी कविता है। इस तरह से हमने बसंत भाग 2 के सारे जो पाठ हैं उसे समाप्त किया है और बच्चों से मैं अनुरोध करती हूँ कि इसे बार बार देखें ताकि आपकी परीक्षा में यह बहुत ही उपयोगी रहे। धन्यवाद बच्चों।